डिजास्टर मैनेजमेंट के जो 30 नंबर का मटेरियल आता है पेपर 1 और 3 में, वो फ्री का है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं लिखना होता है। एक फिक्स फॉर्मेट है, फिक्स फॉर्मेट को चिपका के आना होता है, फिक्स सॉल्यूशन है हर एक सॉल्यूशन के। अब मुझे बताओ, आपदा कोई सी भी ले लो, हाँ कुछ एक के बदल जाएंगे, जैसे सूखा और बाढ़ का बदल जाएगा प्रबंधन, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि बाढ़ वाले में भी सूखा वाला चिपका दिया, सूखे वाले में बाढ़ का चिपका दिया, तो वह नहीं चलेगा, थोड़ा दिमाग तो आप लगाओगे, लेकिन मैक्सिमम फॉर्मेट से काम हो जाएगा। बाकी कुछ एक डायग्राम, कुछ एक फ्लो चार्ट, वो हमारे अनिवार्य है, तो उनको तो हम लोग यूज करने ही वाले हैं, ठीक है। शुरू करें। तो डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया या मेरा इंतजार कर रहे थे? कोई बोलेगा ही नहीं यहाँ तो। मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्लास। अब सभी लोग अपनी शक्ल देख लो, कौन कैसा दिख रहा है, यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है स्क्रीन। राहुल सर अच्छे दिख रहे हो, टेंशन मत। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग सेशन। फिर से वही मेरा पुराना धंधा, जैसा कि मैं बताता हूँ हर एक सब्जेक्ट को हम लोग कैसे करने वाले, लेकिन काम नहीं कर रहा। अच्छा हाँ, फीस नहीं दी ना लोगों ने, इसलिए काम नहीं करता। मेरा आईपैड कभी कभी बोलता है, अरे भाई फीस ले तब काम करो, ठीक है। तो देखो, कुछ एक डायग्राम्स है जो हमको यूटिलाइज करना ही करना है। कोई भी क्वेश्चन आए वो डायग्राम बनेगा ही बनेगा, ठीक है। कुछ एक चीजें तो ऐसी है जो फिक्स फॉर्मेट पे चलेगी अपनी, कुछ एक चीजें ऐसी है जो हमको बदलनी पड़ेगी हर एक जगह पे। जैसे पेपर 1 और पेपर 3 का एक क्वेश्चन, उसमें कुछ एक बेसिक चीजें तो यूज करनी ही करनी है। जैसे एनडीए में यूज आएगा ही आएगा, ये वाली चीज आएगी ही आएगी, ये वाला कि भाई खतरा, इसको बोलते हैं रिस्क। यार अंग्रेजी वालों के साथ बड़ी दिक्कत है यार। वल्नरेबिलिटी और यहाँ पे है कैपेसिटी, और फिर है आपदा, डिजास्टर। ये डायग्राम रट लो भाई, बना लो इसको, चेप लो। रिस्क मल्टीप्लाई बाय वल्नरेबिलिटी, सुभेद्यता, खतरा सुभेद्यता। अच्छा वो जूम कर देता हूँ अब, ठीक है। ये वाला डायग्राम है, ये वाला अच्छे से बना देता हूँ। हाँ इंग्लिश वालों के लिए, अरे यार आज तो इंग्लिश वालों के लिए मटेरियल आ गया मेरे पास, कुछ ज्यादा चिंता वाली दिक्कत रहेगी नहीं। ये है हैजार्ड, इंग्लिश वाले लिखते रहना भाई। हैजार्ड, ये है वल्नरेबिलिटी, और ये है कैपेसिटी, और ये है डिजास्टर। ये डायग्राम हर जगह यूज आएगा। कोई भी आपदा है, ये तो चेप के आना ही आना, कसम खा लेना, क्योंकि जगह भरनी है। और ये नहीं कि नंबर नहीं कटवाएगा, ठीक है। आपदा क्या होती है? जोखिम अपॉन क्षमता, कैपेसिटी। और जोखिम को किसको बोलते हैं? रिस्क किसको बोलते हैं? हैजार। और उसकी सुभेद्यता किसको बोलते हैं भाई? वल्नरेबिलिटी किसको बोलते हैं? एक गरीब वल्नरेबल ज्यादा होगा या कौन ज्यादा रहेगा? अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मैं सुभेद्य ज्यादा हूँ या राहुल सर ज्यादा सुभेद्य? भाई एक मिनिस्ट्री में काम करने वाला आदमी है, उसकी तो सुभेद्यता कम रहेगी ना। अब मैं कहाँ पे यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, फीस भी नहीं मिलती, मेरी तो सुभेद्यता ज्यादा रहेगी अगर मान लो रोटी ये यहाँ पे ज्यादा बाढ़ आ गई तो, ठीक है। तो ये वाली सुभेद्यता होती है, मतलब ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉवर्टी, ठीक है। अगला कीवर्ड है, देखो कीवर्ड है एक्चुअली ना, यहाँ पे इस वाले पेज में मैं मैक्सिमम कीवर्ड करवा रहा हूँ पहले, जो आपको यूटिलाइज करने एग्जाम में डायरेक्ट। कोई भी जैसे सब हेडिंग दोगे ना आप, तो इनकी सब हेडिंग देना कोशिश करना। अगला है जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन, रिस्क रिस्क। अरे यार इसको सोचा था अभी, अंग्रेजी वाले हिंदी वाले लिख लो भाई।
रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट। हाँ, ये अंग्रेजी कीवर्ड अब भूल जाता हूँ भाई मैं, अच्छा लिखा हुआ है ये गोल्डन आवर रेस्पॉन्स। गोल्डन आवर रेस्पॉन्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा यहाँ पे। केस स्टडी में भी आपको ये लिखना है, अगर कोई अब मरने वाला है और उसको रिडक्शन करना है तो वहाँ पे काम आएगा कि गोल्डन आवर रेस्पॉन्स देना चाहिए। भूकंप आ गया, आपदा आ गई, तो वहाँ पे क्या करोगे? अल्पकालिक, दीर्घकालिक, वो मैं मतलब इन फ्यूचर बताने वाला हूँ कि कैसे यूज करना है, लेकिन वो इसको यूज करना है। अगला रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदी वाले लिखेंगे प्रत्यास्थ अवसंरचना, इसका निर्माण करना है। ये कीवर्ड यूज करना मैं अभी बताऊंगा आगे, लेकिन कोशिश करो कि अभी यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अगला है अंगीकार, बिहेवियर मैनेजमेंट, बिहेवियर चेंज। ये है प्रोएक्टिव अप्रोच, एक तरीके से प्रोएक्टिव रेस्पॉन्स। सीडीआरआई दिल्ली का पता है ना, सीडीआरआई क्या था? इसके बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को, तो इसमें मैं क्या ही बताऊं। यार अंग्रेजी वाले ना अभी तो हिंदी में समझ लो, ठीक है। अंग्रेजी वाले तृप्ति से कांटेक्ट कर लेना, वो बता देगी, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने ट्रांसलेट कर करके उसको बता दिया था, ठीक है। अभी समझ लो, भावना समझते रहना, ठीक है। चीजें जी, एक एक अंग्रेजी का मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ट्रांसलेट करने में फिर ना टाइम लगता है, और टाइम इतना है नहीं। अगला है, ये वाला डायग्राम हर जगह यूज आएगा एक क्वेश्चन में। ये है आपदा से पहले, ये है आपदा के बाद, प्री पोस्ट। अगला है, सबसे पहले क्या करना है? प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, शमन और रोकथाम। प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, शमन और रोकथाम करेंगे। उसके बाद पूर्वानुमान करेंगे, प्रिपेयर्डनेस। उसके बाद पूर्व सूचना मिलेगी अपने को, अर्ली वार्निंग मिलेगी, और फिर आपदा आ जाएगी। जैसे ही आपदा आ गई, उसके बाद क्या करेंगे? प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे, इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे, फिर रेस्पॉन्स देंगे, ठीक है। उसके बाद रिकवरी करेंगे, और फिर रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। अब कोई भी आपदा आ जाए, भूकंप, भूकंप सबसे पहले क्या करेंगे? प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सीडीआरआई बनाएंगे, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि भूकंप से दीवारें गिरे ना। उसके बाद क्या करेंगे? उसका पूर्वानुमान करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे? पूर्व सूचना, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाएंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम का अप्रोक्सीमेटी सेंसर हो गया, गूगल उसके लिए कुछ एक प्रोग्राम, गूगल का अप्रोक्सीमेटी सेंसर वाला जो कंसेप्ट है उसको यूज करेंगे, ठीक है। अगला है कि डिजास्टर आ गया, अब डिजास्टर के बाद क्या करेंगे? इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? पुनर्बहाली होगी, और फिर पुनर्निर्माण होगा। भाई जिन लोगों ने डीएम पढ़ा है उसको समझ में आ रहा है कि क्या क्या होता है, ये समझाऊं? समझ में आ रहा है ना? जिसने सबने पढ़ा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इस वजह उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोएक्टिव अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, प्रोएक्टिव, ठीक है। अग्र सक्रिय संस्थागत संरचना। अगला है, जोखिम न्यूनीकरण हेतु बहुआयामी अग्र सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा अपने को। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टी अप्रोच, प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की जरूरत पड़ेगी। उससे क्या होगा कि बहुआयामी अग्र सक्रिय दृष्टिकोण का मतलब, जैसे ही आपदा आई उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है, क्यों आपदा आ रही है, हमको क्या क्या समाधान करने पड़ेंगे। उसके लिए हमारे पास पहले से ही चीजें होनी चाहिए। एनडीएमए एक्ट 2005, ये तो भाई मस्ट है, ये तो हर आंसर में होना चाहिए। तुम्हारा इंट्रोडक्शन इससे स्टार्ट होना चाहिए कि एनडीएमए में हर एक चीज की परिभाषा दी है इसने, हर एक आपदा की। चक्रवात किसको कहते हैं, भूकंप किसको कहते हैं, इसने बताया। तो जब भी आप अगर परिभाषा लिखो तो एनडीएमए एक्ट का तो
रेफरेंस देना ही देना है। उसके अलावा ह्यूगो फ्रेमवर्क था ना, उससे पैराडाइम शिफ्ट था एक तरीके से ये। अगला प्रोएक्टिव हो गया, मिटिगेशन हो गया, और ये सारी तैयारी आधारित दृष्टिकोण हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी होती है। वे फॉरवर्ड में लिखना है अपने को टॉप डाउन अप्रोच से बॉटम अप अप्रोच। अगला है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2009। चलो आगे। बच्चों को तो लगता है कि क्या पढ़ा रहा है, क्यों पका रहा है भाई बिना काम में। अगला है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2009 वाली हो गई। डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना पड़ेगा, ये अपने आप में कीवर्ड है, ज्यादा कीवर्ड नहीं है भाई। अगला काम किए सुरक्षित और प्रत्याशित डिजास्टर सेफ एंड डिजास्टर रिजिलेंट इंडिया, न्यू इंडिया। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2006 की। ये देखो तीन चीजें थी, एक तो एनडीएमए एक्ट था, अगला है पॉलिसी है 2009 की, है ना, और अगला है प्लान, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 का। एनडीएमए एक्ट ये तीन चीज याद रखना। पॉलिसी कब आई? 2009 में। प्लान कब आया? 2016 में। एक्ट कब आया? 2005 में। तीनों रट लेना, तीनों अपने को यूज करना है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी कहाँ काम आएगी? जहां पे हमको सुधार दिखाने हो कि भाई वो गाइडलाइन जारी करती है, एक तरीके से गाइडलाइन जारी करती हो एक तरीके से। अब देखो ये डायग्राम यूज करना है अपने को पेपर 1 में, कोशिश करना पेपर 1 में यूज करें इसको, क्योंकि पेपर 1 देखो एसडीजी से भी जुड़ा है, पेरिस डील से भी जुड़ा है और सेंडाई फ्रेमवर्क से भी जुड़ा है। अगर तीनों में हमने कोऑर्डिनेशन बिठा लिया तो हमारी जो भी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी। कंक्लूजन से जस्ट पहले इसको बना सकते हो और उसके बाद कंक्लूजन लिखना, लेकिन इसके बाद कंक्लूजन जरूर लिखना। इंडिया वर्ल्ड का पहला ऐसा देश है जिसने पेरिस डील के साथ, सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ और एसडीजी के साथ अपने तीनों गोल को एक साथ मिलाकर अपनी पॉलिसी बनाई है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2016 वाली। और इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो भी मंत्रालय ना उसकी जिम्मेदारी फिक्स कर दी, जो भी डिजास्टर हो उससे रिलेटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ। पहले ह्यूगो फ्रेमवर्क था, अब सेंडाई फ्रेमवर्क पे, दोनों याद कर लो, ह्यूगो फ्रेमवर्क टू सेंडाई फ्रेमवर्क। अगला है बिल्ड बैक बेटर अप्रोच। इंग्लिश में भी बोलता जा रहा हूं, कोई बाद में मुंह मत बिगाड़ना, अंग्रेजी में नहीं बोल रहा था, मेरे को आती इतनी अंग्रेजी। अगला है आपदा जोखिम गवर्नेंस का सुदृढ़ीकरण। डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, उसका बेटर तरीके से मैनेजमेंट करना है, इम्प्रोवाइजेशन। आपदा हॉटस्पॉट, डिजास्टर हॉटस्पॉट एक तरीके से कीवर्ड है ये भाई, है ना, हिमालयन क्षेत्र, वेस्टर्न घाट, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, तो वो डिजास्टर हॉटस्पॉट है। तो वहां का डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वहां पे पर्यटन की समस्या कम हो, पर्यटन का जो है वो नियंत्रित होना चाहिए, वहां पे जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उनको नियंत्रित रूप से करें। बेसिक है, सबका बेसिक रहेगा, कोई किसी का भी नया नहीं आएगा। 5 पॉइंट सब में डालने हैं अपने को। अगला है ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन एंड रिकवरी, ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी। ये पता है सेंटियागो नेटवर्क लॉस एंड डैमेज, इसको यूज करना है भाई।
वुमेन सेफ्टी इसका प्रायोरिटी था। लीमा डिक्लेरेशन, लीमा एक्शन प्लान जो वुमेन सिक्योरिटी से संबंधित था। सेंटियागो नेटवर्क लॉस एंड डैमेज COP 26 में आया था। इसमें क्या किया कि भाई जो जो आपदा से प्रभावित देश है उनको पैसा दो, वो बर्बाद हो रहे बेचारे। हमारे जैसे लोग, अभी बाढ़ आई दिल्ली में, ठीक है, तो कुछ लोगों के तो ऊंचे पे मकान थे, वो तो उनको तो दिक्कत आई नहीं, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत ज्यादा रही, वो दूसरी जगह शरण लेने चले गए। तो उनके लिए क्या चाहिए? सेंटियागो नेटवर्क लॉस एंड डैमेज चाहिए, तो उनका जो लॉस एंड डैमेज हुआ है उनकी भरपाई की जाए। ये अलग बात है कि अफसर का मकान पानी से भर गया था। अगला, यूएन आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, यूएन का अपनाना एक कार्यालय है। डिजास्टर क्या, फिर कीवर्ड भूल गया, ठीक है लिख लेना भाई अंग्रेजी वाली, मैं मेरा भूल गया, मैं दिमाग में नहीं आ रहा। रिडक्शन, डिजास्टर रिडक्शन, एशिया का भी ऐसा ही प्रिपेयर्डनेस सेंटर है। अगर देखो, अगर अपने को इंटरनेशनल उस पे आ जाए ना कि डिजास्टर के लिए क्या किया गया है, तो अपने को ये काम आएंगे। सेंटियागो नेटवर्क हो गया, ह्यूगो हो गया, सेंडाई हो गया, पेरिस हो गया, अगला एशिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर हो गया, यूएन आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय हो गया। ये 1000 में से एक बार एक क्वेश्चन आने के चांस है। लेकिन अपने पास इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से प्रोग्राम किए गए हैं वो अपने पास होने चाहिए। सार्क का भी ऐसा ही बना हुआ है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है एक, ठीक है, उसमें इंडिया की 7वीं रैंक है, मतलब बर्बाद देशों में से एक है। अब सॉल्यूशन क्या रहेंगे, और इश्यू क्या रहा है? ओवरलैपिंग हैजार्ड हो रहा है। एक तो हीट वेव वैसे ही चल रही थी वेस्टर्न कंट्रीज में, ऊपर से क्या हुआ, आग लग गई। दिल्ली में पानी वैसे ही भरा हुआ था, आई फ्लूर हो गया, तो ओवरलैपिंग हैजार्ड हो गया। अगला, नेशनल इमरजेंसी ऑपरेटर सेंटर बनाया जाना चाहिए, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सॉल्यूशन क्या है? वे फॉरवर्ड में डिजास्टर बीमा करवाओ, डिजास्टर इंश्योरेंस करवाओ। वे फॉरवर्ड में डालेंगे ना भाई, कुछ तो अपने को डालना पड़ेगा। अब जिसका घर बह गया और उसके बाद डिजास्टर बीमा हो, उसको तो मजा आ गया ना, उसका तो घर बह गया, नया बनवा के देना पड़ेगा कंपनी को। ये अलग बात है कि कुछ प्रीमियम उसका जाएगा। अगला है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्रूशियल थिंग है, आपको इसको इंक्लूड करना ही करना है आंसर में, कि भाई फर्स्ट रेस्पॉन्डर है वो, और उनका स्किल डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग, वो सारी चीजें प्रायोरिटी लेवल पे रखनी है अपने को। अगला है सोशल मीडिया का यूज करना है, क्योंकि एक सोर्स मल्टीपल सोर्सेज से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, और मल्टीपल सोर्स एक सोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे अभी मैं कर रहा हूं, अगर यहाँ पे मान लो बाढ़ आई हुई होती अपने इस एरिया में, और आप लोगों से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं एक पर्सन आपको गाइडलाइन जारी कर सकता हूँ, आप अलग अलग लोग मेरे को एक समस्या सुना सकते हो, और मैं उस पर डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ, ठीक है। और ये सोशल मीडिया या इंटरनेट नहीं होता तो हो सकता है हम लोग नहीं पढ़ा रहे होते ऐसे। हाँ, अगला है बिल्डिंग में रेट्रोफिटिंग हो। ये कि ये पॉइंट मेरे को याद आ जाता तो हो सकता है 1-2 नंबर और बढ़ जाते। ये पॉइंट मेरे को अब याद आ रहा है। रेट्रोफिटिंग का मतलब है कि पानी निकासी की व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वो सारी चीजें। अब देखो, मैंने बताया था ना ये थोड़ी देर पहले, मेरा एग्जांपल देखे कि निर्धन आदमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वल्नरेबिलिटी। अगला है कि अपने को ना, दरअसल होता क्या है कि हम लोग जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ ना, हम लोग ओनली उस पर बात करते हैं, रिकवरी की बात करते हैं, रीबिल्डिंग की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? मेंटेलिटी, मेंटल स्ट्रेस। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी हमको प्राइमरी लेवल पर हमको देनी पड़ेगी वहां पे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट फर्स्ट ट्रीटमेंट है उनका। भाई दूसरी जगह जाके काम कैसे करेगा वो? आपने खुद का गम बुलाएगा तब ना।
तो उसका प्राइमरी सोर्स क्या होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ उसका ठीक होना चाहिए। उसके बाद हाँ, दूसरी समस्या होती है, दूसरी चीज क्या है कि हम पशुओं को नेग्लेक्ट कर देते हैं वहां पे जब भी डिजास्टर आता है। तो उसके लिए भी हमको आपदा के दौरान पशु कल्याण को भी ध्यान में रखना है, पशुओं की उसको भी, सुरक्षा को भी। अब सारी आपदा इस पेज में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जिसको गाली देनी बाद में दे लेना कि इतने पेज में डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म करा दिया 2 पेज में इस आदमी ने। तो शुरू करें, क्योंकि इस बार भूकंप भी आना है, ठीक है। फिर से पेपर आउट कर रहा हूं, बोलना मत मेरे को कि पेपर आउट नहीं किया था। ये अलग बात है, पेपर आउट करो तो नहीं आए, लेकिन आज आसपोस आया था फोरम आईएएस का पेपर लेके, तो मैंने जितने टिक करवाए ना आपको, उससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं था फोरम आईएएस के पेपर में। तो ये बोल रहा था कि सर वहां पेपर में भी आएगा क्या ऐसा? मैंने कहा हाँ यार, जब यहाँ मिल रहा है तो वहां पे भी आएगा। यहाँ पे तो 100% एक्यूरेसी रही ना। तो हम लोग डेटा फैक्ट करते हैं, ये मैप बना लेना। आई होप कि आप बना लोगे, मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है। जोन 5, जोन 4, जोन 4, ये जोन 3 है, ये जोन 2 है और ये जोन 5 है। 11% भूभाग है ना हमारा, जोन 5 में आता है, ठीक है। इंडिया का 58% भाग भूकंप से प्रभावित है, ठीक है। 68% भाग इंडिया का सूखा है, सूखा। जैसा राजस्थानियों के जीवन में रहता है सूखा। 68% ऑफ इंडिया, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड वो है, सूखे से प्रभावित है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2% ऑफ जीडीपी का नुकसान होता है डिजास्टर से इंडिया को। अगला है कि देखो हमारी कितनी कितनी सीमा रेखा है, 7,511 किलोमीटर या 7,516 किलोमीटर की तटीय रेखा है, लेकिन उस पे 5,700 किलोमीटर भूक चक्रवात और सुनामी से प्रभावित है, वहां पे कभी भी आ सकती है, ठीक है। आईएमडी हैदराबाद आपको पता ही होगा, आईएनओसीओ आईओएस पता होगा, मैं नहीं बता रहा इसके बारे में, आप भाई देख लेना। अब इसके लिए क्या क्या किया गया सुनामी के लिए? अब देखो ये क्वेश्चन ना पिछली बार आया था, अगर जिसको ये पता है ना, देखो ये पता है ना, पिछली बार क्वेश्चन क्या आया था, पेपर 1 का क्वेश्चन था कि भाई तटीय क्षेत्रों में कटाव हो रहा है और उससे क्या समस्या आएगी और उसका क्या समाधान है, उसका समाधान बताओ। आईडीईसीडब्ल्यू 3 लेवल पर काम करना होता है जब भी कोई भी आपदा का 4 लेवल पर काम करना है। संस्थागत काम, पॉलिसी के लेवल पर, कोई एक्ट है क्या उससे रिलेटेड, कोई पॉलिसी ला रखी है गवर्नमेंट, और कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकता है कि वो ही हमारे पुराने कंपोनेंट। इसके अलावा कोई नया समाधान नहीं हो। कुछ एक समाधान ये है कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन, ये लिखना ही है अपने को, बस उसके एग्जाम्पल बदल जाएंगे। जैसे तटीय क्षेत्र प्रबंधन में आएगा, अपन ओडिशा वाला एग्जाम्पल दे देंगे। कोई बताएगा ओडिशा वाला एग्जाम्पल क्या है चक्रवात प्रबंधन के लिए? कौन सा गांव था वो? कोई तो बता दो। मेंस लिख रहे हो यार, दिल मत तोड़ो मेरा, ये भी याद नहीं है आप लोगों को, थोड़ा पढ़ो है प्लीज, पास आपको ही होना है। ये आपको पता होना चाहिए था, उसको बेस्ट प्रैक्टिस का अवार्ड मिला है, ठीक है। आईटीईडब्ल्यू से भारतीय सुनामी पूर्व सूचना केंद्र, 24 देशों से कोऑपरेशन कर रहा है इंडिया। बायोशील्ड का निर्माण करना है, कोस्टल रेगुलेशन जोन हम बना रहे हैं, मैंग्रोव को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग, सागरवाणी हम लोगों ने बनाया कि जैसे आपदा आएगी हमको पता चल जाएगा। ये लिखा ना? अरे मैंने लिखा हुआ है, देख के बता देते यार। नींद में पढ़ते हो यार, ठीक है। इसको बनाओ एक बार, 2 मिनट ना, ये मैप बना लो आप लोग, 2 मिनट में घर बात कर लेता हूँ। घर क्या मतलब कुछ
अरे यार हंसो मत आवाज थोड़ी जा रही थी मेरी। अच्छा ये बिगड़ गया मामला, खुद की फोटो दिख रही थी सबको। मतलब घर से फोन आ गया था इमरजेंसी में, तो उठाना पड़ता है घर से, नहीं तो उनको लगता है कि कहाँ आया हूँ। ठीक है, अगला है सागरवाणी। यूनेस्को ने क्या किया है कि उड़ीसा के 2 समुदाय थे उनको, जैसे वेंकट राहीपुर एक उड़ीसा का विलेज है, उसको बेस्ट प्रैक्टिस के लिए अवार्ड दिया गया है। इसने डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी अच्छा काम किया है। थोड़ा गूगल कर लेना तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, वेंकट राहीपुर का। अब ये देखो, जैसे ही तटीय प्रबंधन वाला क्वेश्चन था अपना, इसकी अगर आपने इतना भी वे फॉरवर्ड में डाल दिया, उसके सॉल्यूशन में डाल दिया, तो कहा जाएगा। अब देखो 12% इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरियाज है वो बाढ़ से प्रभावित है। डेटा हो गया, इंट्रो हो गया। जैसे ही आप इंट्रो लिखोगे बाढ़ आ गया। भारत का 12 किसके अनुसार, किसके अनुसार वो देना, आइडिया देना, भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार या एनडीएमए के अनुसार भारत का 12% भूभाग बाढ़ से प्रभावित है। अब उसके बाद लिखो 40 मिलियन हेक्टेयर। अब मुझे बताओ कि सबके रीजन देखना, बाढ़ से मैं किस किसके करवा रहा हूँ अभी रीजन। बाढ़ भी हो जाएगा इसमें, बाढ़ हो जाएगा, और चक्रवात के कुछ एक बदल जाएंगे, भूस्खलन इसमें आ जाएगा। मतलब बेसिक बेसिक जो आपदाएं हैं, ठीक है, उनके रीजन देखना। अच्छा इसके सॉल्यूशन बता रखे हैं। अच्छा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लो कि वनोन्मूलन दो 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 तरीके कोज होते हैं। काट दो यार, 2 तरीके के रीजन होते हैं, एक तो मैनमेड, दूसरा कौन से होते हैं, नेचुरल। मैनमेड में क्या रहेंगे, डेवलपमेंट, पहली चीज। डेवलपमेंट में क्या रहेगा, सड़कें बना रहे, 4 धाम प्रोजेक्ट भूस्खलन के लिए। ठीक है, दूसरा क्या कर रहे हैं हम लोग, भवनों का निर्माण स्लोपी एरिया, जोशीमठ एग्जाम्पल, भूदशान। अगला क्या कर रहे हैं हम लोग, डेवलपमेंट हो गया, बड़े बांधों का निर्माण कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, भूस्खलन आ रहे हैं। वेस्टर्न घाट हिमालय दोनों के लिए जिम्मेदार है। मैन मेड की बता रहा हूं मैं अभी, है ना। दूसरा वनोन्मूलन, वनों को काट दे रहे हैं, जड़ें कमजोर हो जा रही है, भूस्खलन हो जा रहा है, बाढ़ आ जा रही है, और उसका रीजन एक बाढ़ है। बड़े बड़े बांधों का निर्माण कर रहे हैं, और बांधों का निर्माण होने से क्या हो रहा है, बाढ़ आ जा रही है। अभी दिल्ली की बाढ़ देख लो, हथनीकुंड बैराज वन ऑफ द रीजन है। वो बैराज है ये अलग बात है, ऐसे मत बोलना कि सर बैराज अलग होता है बांध अलग होता है, वो मेरे को पता है, लेकिन वन ऑफ द रीजन तो है। भाई है तो मैन मेड ही बैराज, डिसिल्टेशन मैन मेड हो गए। अगला है नेचुरल वाले, नेचुरल भी तो हो सकते हैं भाई, प्लेट टेक्टोनिक्स हो सकती है, प्लेटों की गति हो सकती है, भूकंप प्रवण क्षेत्र हो सकता है, अवसादी जमीन हो सकती है, चट्टानों की प्रकृति हो सकती है। तो ये भूकंप में भी आ जाएंगे, भूस्खलन में भी आ जाएंगे। अभी हालांकि मैं और बताऊंगा अभी वो सारी चीजें, अभी बस बेसिक में बताने वाला। ठीक है, ये वेटलैंड का एक्रोचमेंट आ गया। अब जैसे दिल्ली की बाढ़ आ गई, दिल्ली की बाढ़ के लिए क्या जिम्मेदार है, डिसिल्टेशन, वेटलैंड एक्रोचमेंट। ठीक है, सीवरेज प्रबंधन, सीवरेज मैनेजमेंट, सीवरेज ही तो निकल रहे थे जिनका हाई फ्लू है। ठीक है, और दूसरा पर्यटन अपने आप में एक समस्या है, हिल एरियाज में टूरिज्म, सबके कारण सेम ही रहेंगे, इनमें से घुमा फिरा के यूज करना है, अलग से नहीं पढ़ना है डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ भी। अगला इसके लिए क्या कर सकते हैं कि भाई डॉपलर रडार, पूर्व चेतावनी लाओ। सी फ्लोर एम्प्लो आपको पता है क्या है, ऐप है, एप्लीकेशन, चेन्नई और मुंबई के लिए। वैसी बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाया जा सकता है। अगला है भूस्खलन, वही आ गया ना यार, वही तो बता रहे थे। इसमें आया, ये 2021 में आया, और अभी
अभी मैं बताऊंगा कि अगली इस बार क्या आएगा, ठीक है, चिंता नहीं लेना, आराम से पढ़ो, वही पेपर में आता है, उसके बाहर कुछ नहीं आता। पेपर वाला मेरे से पूछ के जाएगा, ये अलग बात है कि उसका मूड खराब हो जाएगा। रीजन हम लोग ये बात देना, देखो कल जब भी बनाओ ना, विश्व के 30% जो भूस्खलन ना हिमालयन क्षेत्र में आते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वाला सबसे प्रभावित है, और ये वाला क्षेत्र बना दिया भाई, बना लिया होगा, और बाकी ग्रुप पे आ जाएगा। बादल फटना 2022 में आया, किसको कहते हैं? पहली बात तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि बादल फटना जैसी घटनाओं को कहते किसे हैं। अब यहाँ पे लिखोगे ना भूस्खलन कहते किसे हैं, ये तो परिभाषा लिख सकते हो, भूस्खलन की तो अच्छी परिभाषा हो सकती है। उसके बाद ये लिख दो कि 15% से बात का प्रभावित है। अगर हिमालयन वेस्टर्न घाट में आ जाए तो इसकी भी तुलना कर दो कि भाई 30% हिमालय का जो क्षेत्र है वो प्रभावित है, जबकि वो भी अत्यधिक परिमाण में आता है। फिर लिखो कि क्यों आता है, तो चट्टानों की संरचना हो गई। फिर कारण जैसे 2021 में पूछा उन्होंने क्वेश्चन। हाँ अमित बताओ, कुछ पूछना चाह रहे हो? 2021 में उसने क्वेश्चन पूछा कि हिमालयन क्षेत्र के और वे इसमें पश्चिमी घाट में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो स्टेक होल्डर की चीज बारे में सोचा करो, किसी भी चीज में अंतर आए, किस वजह से भूकंप आता है अपने को, मैन मेड वजह से, और दूसरा नेचुरल में क्या हो सकता है, बांध कहाँ जाता है, पहली चीज, वनोन्मूलन कहाँ जाता है, पर्यटन कहाँ जाता है, मैं मैन मेड की बता रहा हूँ अभी, ठीक है। और दूसरा और क्या, चट्टानों, ये हो गया मैन मेड। और 2-4 वर्षा कहाँ ज्यादा हो रही है, सॉरी ये नेचुरल में आ जाएगा, वर्षा कहाँ ज्यादा हो रही है। दूसरा चट्टानों की संरचना क्या है। 5 रीजन हो गए, 5 टॉपिक, 5 लिस्टिंग है, 5 लिस्टिंग भी, आंसर हो गया भाई। 5-6 टॉपिक, 5-6 लाइनें ही तो लिखनी है आपको, बस एग्जांपल बदलने हैं। अगला बादल फटना, 100 mm वर्षा अगर 1 घंटे में हो रही है तो बादल फटना मानते हैं उसको, ठीक है। वर्ष भर में 116 mm टोटल होती है हमारे इंडिया की औसत वर्षा। अगला है चक्रवात मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 5711 किलोमीटर में से 5700 किलोमीटर तो हमारा प्रभावित है, ठीक है। उसमें से एक डेटा ये है कि हर 2 में से एक जो चक्रवात आता है वो खतरनाक आता है IMD के अनुसार, मतलब उससे जान माल के नुकसान हो सकता है। लेकिन इंडिया के लिए ना बेस्ट प्रैक्टिस कही जा सकती है। अभी जो कौन सा चक्रवात आया था उसका नाम बताओ, जो पूरे इंडिया को पार करके उधर चारों तरफ नाच के गया था, जल्दी बता दो मेरे को उसका नाम। क्या? पेपर जो है, अरे क्या पेपर जो आया था ना गुजरात की साइड से, मैं बोला था एक कि यहाँ पे पोटेंशियल कैंडिडेट है आशुतोष, इसी को पता रहता है सारी चीजें। ये भी इसको इसलिए पता है कि 2 दिन यही चीज पढ़ा है अभी करंट अफेयर वाली, ठीक है। विपर्जोय के में हमको जान माल का बहुत कम नुकसान हुआ है, और उसका रीजन है कि इंडिया डिजास्टर रेजिलेंट बनता जा रहा है। वो बेस्ट प्रैक्टिस हो गई हमारे लिए, ठीक है। और ये अनुपात ध्यान रखना, 4:1 में भूकंप आते हैं। अगर वेस्टर्न घाट की बात करूं तो वहां पे 1 चक्रवात आता है, तो ईस्टर्न घाट में 4 चक्रवात आते हैं। अगर मान लो यही क्वेश्चन पूछ ले कि क्यों आता है, तो फिर मानसून को निपटाया ना अच्छे से। और चक्रवात की व्यापारिक पवनें किधर गति करती है, वो एक आंसर बना लेना भाई, हिंट मैंने दे दी है। कोरियोलिस फोर्स कैसे गति करेगा, टेम्परेचर किधर का ज्यादा होता है, इंडियन ओशन डाइपोल वाला कंसेप्ट। आई होप कि इतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। ये इनके कुछ एक नाम है जो आउटडेटेड हो गए, जैसे फेनी, अम्फान, गुलाब, इधर तोकते, निसार। देखो ये 4 कोड चेतावनी प्रणाली है ना, और ये ही उन्होंने 2022 में पूछी, 4 कलर कोड सिस्टम। इसमें क्या लिख के आएगा जो पढ़ा नहीं होगा।
तो ऐसे बाउंसर क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत लेना। और ये कौन ही पढ़ के जाता है कि भाई चक्रवात की फोरकोट चेतावनी कौन पढ़ के जाएगा यार इतना डिटेल में। वो तो यूपीएससी को भी कभी कभी मजे लेने होते तो वो ले लेता है। एक सूखा ना इस बार देख जाना यार, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, काफी दिन हो गए इसको। हाँ, तो क्रिपिंग इमरजेंसी कहते हैं इसको, क्रिपिंग, रेंगती हुई आपदा। 30% ऑफ इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया इससे प्रभावित है। 4 तरीके के सूखे होते हैं। एक तो होता है मौसमी। मौसमी किसी लड़की या महिला का नाम नहीं है, मौसम वाला मौसमी है, ठीक है। 25% अगर कम वर्षा होती है तो उसको मौसमी सूखा कहते हैं। अगला है एग्रीकल्चर वाला, अगर मृदा में नमी कम होती है निश्चित क्षमता से तो उसको ये कहते हैं। अगला जल विज्ञान वाला कि भाई मृदा भंडार हो उसमें कमी होना। और अगला है पारिस्थितिक तंत्र वाला, अगर प्रोडक्शन में कमी हो गई तो, ठीक है। इसकी कोई सामान्य अलग अलग परिभाषा दी गई है, ये उसके कुछ एक मानक है, तो ये देख लेना आप लोग यार, मैं इतना नहीं बता रहा। अगला इसके कुछ एक विशेषता क्या है कि धीरे धीरे बिल्कुल धीमी गति से आता है, व्यापक आजीविका पर प्रभाव पड़ता है, अवधि इसकी अधिक होती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्राय ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और उसके लिए सूखा प्रबंधन योजना है हमारी 2015 वाली। और रिपोर्ट कहती है कि जो कृषि सूखा है ना वो सामान्य रूप से सामाजिक रूप से निर्मित होता है, एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि भाई हम उगाते हैं गेहूं चावल है, उसमें पानी की जरूरत ज्यादा है और सूखा पड़ेगा तो डूबेंगे। बाजरा उगाओ ना राजस्थानियों की तरह, उग जाएगा कम बारिश होगी तो भी। अगला है वनों में आग, ये भी देख लेना भाई। अभी वो ग्रीस व्रीस जल गए, उनके ग्रीस लग गया। ग्रीस जानते हो क्या होता है? हाँ, तो वो ग्रीस में आग ज्यादा लगती है, वो लुब्रिकेंट ही होता है एक तरीके से। ऑयल होता है ना उसका एक सब वो है। लेकिन मैं उस ग्रीस की बात कर रहा हूँ यूरोपीय वाले की, तो वहां पे आग लग गई पूरी तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा देख लेना इसको। इसमें कहता है इंडिया कहता है कि इंडिया का 21.34% वन है और उसमें से 50% वन है ना वो आग से प्रवण है। क्योंकि कौन से वन है हमारे? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, अंग्रेजी वाले देख लेना भैया। पर्णपाती उपोष्णकटिबंधीय वन। समाधान क्या है? फॉरेस्ट फायर लाइन बनाओ, उसकी उल्टी आग लगा देते हैं। फॉरेस्ट फायर की सॉल्यूशन क्या है आपको पता है? फॉरेस्ट फायर का सॉल्यूशन एक ही है कि अगर आग लग जाए तो दूसरी तरफ से आग लगा दो तो समाप्त हो जाती है। जैसे ये आग लगती आ रही है, ये जंगल है, अब यहां से क्या करेंगे कि कुछ एक पेड़ काट देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आग लगा देंगे, तो ये आग इधर जाएगी, फिर आग जाके समाप्त हो जाएगी, इधर बढ़ नहीं पाएगी ना। नहीं आया कंसेप्ट समझ में? अच्छे से समझाना पड़ेगा यार। ये जंगल है, इधर से आग लगते हुए आ रही है, ठीक है, यहाँ पे भी जंगल है, ठीक। अब हम लोगों ने क्या किया पहले कि कुछ एक जंगल को यहां से कुछ पेड़ काट दिए, अब स्पेस हो गया। अब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे आग जाती है। अब हम लोगों ने क्या किया, आग यहीं तक थी पहले, यहां नहीं पहुंची थी। अब हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि यहां तो आग जानी नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ इस कोने पे भी आग लगा दी, ठीक। अभी आग इधर नहीं जाएगी, ये आग यहां तक ही आएगी और समाप्त हो जाएगी। अब समझ में आया कंसेप्ट? अब तो फीस दोगे। अगला है फॉरेस्ट फायर लाइन। ये भाई ये आग मत लगाओ, ये लाइन खींच के छोड़ दो, मतलब कुछ एक पेड़ काट दो, अपने आप वो समाप्त हो जाएगी वहां जाके। और बाकी तो पता ही है कि मैन मेड तो क्या हो सकते हैं भाई, हेलीकॉप्टर वो और आग लगाओ और पानी फेंको और जो करना करोगे, ठीक है। ये नेचुरल वाले हैं। 6% सर्वाधिक खतरे पे, और उत्तर और मध्य भारत के भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगला है वो होता है ना भगदड़, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में?
अरे वो हुआ था ना मोरबी ब्रिज, वो तो घटना थी, आपदा थी, उसको देख लेना एक बार, वो थोड़ा सा न्यूज में था। तो उसको ना केस स्टडी के तरीके से भी देख लेना एक बार कि कैसे कैसे करेंगे उस समस्या को। अब देखो ये है ट्रिपल आर, आपदा के ट्रिपल आर, ये भी कहीं भी चेप सकते हो। रिलीफ, रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण। हिंदी वाले राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण। अंग्रेजी वाले रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन। ये आपदा के बाद वाला चरण है। यूपीएससी मजेदार बात बताऊं, दो तरीके के क्वेश्चन पूछता है, या तो वो आपदा पूछेगा या आपदा के 3 चरणों में से पूछ लेगा कि प्री के दौरान क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग क्या करना चाहिए और पोस्ट क्या करना चाहिए, तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से कीवर्ड और डेटा फैक्ट तो खत्म होता है भाई, इतनी आपदा है, इससे ज्यादा आपदा है नहीं। ठीक है, अब देखो मैं कुछ एक एनालिसिस बता देता हूं आपको। सूखे का क्वेश्चन 2014 में आया लास्ट, ठीक है। बाढ़ का क्वेश्चन 2020 में आया तो इसके चांस कम है, लेकिन भूकंप भी 2015 में आया, काफी दिन हो गया। बादल फटना 2016 में आया था, 2022 में आ चुका। सुनामी 2017 में आई, भूस्खलन 2019 में आया, 2021 में 2 क्वेश्चन आए, पेपर 1 में भी क्वेश्चन आए, पेपर 3 में भी क्वेश्चन आए। और गैस जो त्रासदी थी 2020 में आई। तो अब मजेदार चीज ये है अपना 5 स्टार। इसको भी मैंने स्टार मार्क कर रखा था, तो ये तो 2022 में आ चुका। और ये मैंने पेपर आउट किया था भाई साहब तृप्ति, लोगों को बताओ। ठीक है, तो इस बार हम लोगों को भूकंप करना है अच्छे से, एकदम रट जाना, एक एक चीज रट जाना 23 वाले तो। ठीक है, अगला एक बार सूखा भी देख लेना यार। पेन ही नहीं चल रहा यार। थोड़ी देर ऐसे पढ़ाएंगे बिना पेन के, ठीक है। हाँ, अब देखो प्राकृतिक आपदा के कारण भौगोलिक हो सकते हैं, जलीय, कौन कौन सी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, भौगोलिक हो सकती है, जल के कारण हो सकती है, मौसम के कारण हो सकती है, जलवायु हो सकती है, जैविक हो सकती है। ये आपदा के प्रभाव प्रकार है। जैविक कौन सी, मानव जनित भी हो सकती है और नेचर बेस्ड भी हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है, भौगोलिक, भूगोल आधारित, भूकंप हो सकती है, ज्वालामुखी से हो सकती है। जल द्वारा क्या हो सकती है, चक्रवात, सुनामी हो सकती है। मौसम क्या हो सकता है, चक्रवात और स्नो हो गया। जलवायु क्या होती है, सूखा गया। ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, ये भी थोड़ा देख लेना यार। हो गया, ठीक है, चले आगे। अब ये परिभाषा है। अब देखो मैंने एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन और बताए थे मैंने, है ना, वो मैंने बताए थे कि आप 2019 में पूछ चुका हूं, ठीक है। उसके दौरान नया उपागम क्या है, ये क्या था, हुगो से जैसे ही हमने उसमें आए सेंडाई में, तो वो न्यू उपागम था। और जैसे न्यू उपागम आएगा 2016 वाली पॉलिसी, सेंडाई, हुगो, सेंडाई, पेरिस और गो वाला डायग्राम आ गया। रिड्यूस, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, ये नई वाली अप्रोच आ गई। तो इसकी यही आंसर थे। ले दे कि मैंने जितने कीवर्ड बताया ना, उससे कोई भी आंसर इनमें से बता दो जो नहीं कर सकते आप। यही क्वेश्चन आए हैं। वल्नरेबिलिटी कर सकते हो, मैंने शुरू में डायग्राम बनवाया, उसके बेस पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। नया उपागम ऑलरेडी मैं समझा चुका। सेंडाई बनाम ह्यूगो, मैं इसको अभी डिटेल में और समझा दूंगा, ये नहीं आएगा, अब नहीं आएगा ये क्वेश्चन। ये तब आया था जब सेंडाई फ्रेमवर्क को काफी न्यूज में था उस टाइम पे, ठीक है, 2018 में आया था। सूखा ऑलरेडी अब इन सारी चीजों से आप बना सकते हो। बाढ़ आप ऑलरेडी कर सकते हो। भूकंप, बादल फटना, सुनामी, भूस्खलन, सब कर सकते हो आप, ये जो मैंने बताया हूँ।
ठीक है। अब कुछ एक चीजें मैं बता देता हूँ, ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। सुभेद्यता, वल्नरेबिलिटी किस किस पे डिपेंडेंट रहती है, सोशल स्टेटस क्या है, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल वृद्ध रहेंगे, फिर महिलाएं रहेंगी, फिर बच्चे रहेंगे। परिस्थिति की दशाएं क्या है, एनवायरमेंट कंडीशंस क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये वल्नरेबिलिटी इन सारी चीजों पर डिपेंडेंट करेगी। क्या बन गया भैया, पेस्टन, है ना। ये नहीं बनाना आपने को, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बना चुके होंगे। आपदा क्या होती है वो पढ़ लेना भाई, इसमें से मैं नहीं बता रहा क्या होती है, इसको नहीं बता रहा इतना, ठीक है। हाँ, खतरा क्या हो ये भी नहीं बता रहा मैं। अगली जो काम की चीज मैं बताने वाला हूं ये बता रहा हूं कि आपदाओं को 4 लेवल पर बांटा गया है, L0, L1, L2, L3। अगर L0 है आपको वहां पे मेंशन करना कि उच्चतर कमेटी द्वारा, उच्च स्तरीय कमेटी, जो हमारी कौन सी कमेटी थी जो हम बताए थे कुछ देर पहले, ये देखो ई, ये बताए थे ना, ई नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। ये कमेटी बोले हैं कि 4 स्तर पर कमेटी इसका विभाजन कर सकते हैं आपदा का, वहां पे मेंशन करना। अब तुर्की वाला भूकंप किस पे आएगा, इस पे L3 पे। दिल्ली वाली बाढ़ किस पे आएगी, इस लेवल पर। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे। L0 होता है सामान्य घटना, ट्रेन पलटी ना, वो L0 थी। L1 आता है उससे ऊपर, नेक्स्ट लेवल की घटना। इसको ना कहाँ पे काम करोगे, केस स्टडी में काम लेना। ये उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा विभाजित की गई L0 स्तर की समस्या है। इस सब समस्या के लिए स्थानीय स्तर के समाधान करने होंगे। समझ पा रहे हो कैसे यूज करना है इस लाइन को, समझ रहे, ठीक है। अगला है जिला स्तर की समस्या, जैसे कि दिल्ली में बाढ़ आई, अभी कुछ एक स्पेसिफिक एरिया में आई, पूरा राज्य प्रभावित नहीं हुआ उससे दिल्ली। L2 राज्य के स्तर पर चक्रवात आया, अम्फान आया, विपर्जोय आया। L3 नेशनल लेवल पर कोविड आ गया। समझ गए, चलें आगे कैसे यूज करना है। इसके लिए कमेटी का नाम लिख लेना, फिर से मैं बता रहा हूं, इस कमेटी का नाम क्या है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। और ये डायग्राम बनाया ना, जैसे ही वो आया ना, यार कभी फोन से ये चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है, कभी ये चार्ज हो जाता है। तो ये डायग्राम बनाया ना किसमें, बादल फटने में। ये बादल गया था, गर्म हवा की वजह से ऊपर फटा, नीचे लो प्रेशर बन गया और एकदम बारिश हो गई। अवतलन के साथ, हीट वेव के साथ एकदम वर्षा होगी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। लेकिन ये आएगा नहीं क्योंकि 2022 में आ चुका। अब ये सोच रही कि मैंने कहाँ लिखा था ये उत्तर, देख रहे हो ऐसे और इनके 400 नंबर है, 400 नंबर है जीएस में इनके। अब सोचो आप तो कितने लाओगे। हाँ, ये बात अलग है कि ये इस बार 450 ले आएगी, मैं ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। लेकिन अब आप सोच लो, इसको एक क्वेश्चन याद नहीं है कि कहाँ लिख के आई है। ये डायग्राम ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, तो नया इसमें कुछ है नहीं। तो ये डायग्राम चेक किया आना है, जहाँ पे कुछ नहीं मिले ना डायग्राम चेक किया जाना कुछ भी। ये सेकंड ARC में दिया हुआ है। सेकंड ARC कौन सी रिपोर्ट है, कोई भी बता दो, सेकंड ARC कौन सी रिपोर्ट है।
कौन सी रिपोर्ट है, बताओ बताओ जल्दी। तीसरी रिपोर्ट है। सेकेंड ARC की थर्ड रिपोर्ट को जहां पे भी आपको कंक्लूजन लिखना हो ना, सेकेंड ARC की थर्ड रिपोर्ट कंक्लूजन है। जो भी आपका मन करे वो लिख के आना कि सेकेंड ARC की थर्ड रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को भारत में मिला देना चाहिए। ये आपदा का समाधान है। समझ लिख के आना, कुछ ऐसे रेलिवेंट लिख के आना कि डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा हमको ओडिशा वाले तो उसकी तरह, ये दूसरा वे फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना, डिजास्टर। तो ऐसे कुछ एक, लेकिन सेकेंड ARC की थर्ड रिपोर्ट को कंक्लूजन में यूज करना ही अपना डिजास्टर मैनेजमेंट का कंक्लूजन फिक्स है, सेकेंड ARC की थर्ड रिपोर्ट। क्योंकि पेपर 1 और पेपर 3 में अपने पास बहुत कम चांसेस होते हैं कंक्लूजन में सेकेंड ARC को यूज करने का। पेपर 3 में ना सेकेंड ARC की रिपोर्ट नंबर कौन सी है, 8, वो आतंकवाद नक्सलवाद की समस्या में काम आएगी। जो भी वे फॉरवर्ड लिखना हो ना सिक्योरिटी वाले का, मैंने बताया नहीं कि सिक्योरिटी में वे फॉरवर्ड कैसे लिखना है आप लोगों को, जिनको नहीं बताया वो क्लास देख लेना। वैसे मैं बता देता हूं कि 4 क्वेश्चन आएंगे। एक तो अपने को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उनको कोट करना है, ठीक है, मैंने लास्ट ईयर भी बताया था ये। एक में सेकेंड ARC की 8th रिपोर्ट काम में लेनी है, संकट प्रबंधन सॉरी आतंकवाद, रिपोर्ट नंबर 8। आतंकवाद से संघर्ष, रिपोर्ट नंबर 8। रिपोर्ट का नाम कोट करके जरूर आना। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि रिपोर्ट कैसे यूटिलाइज करनी है तो मेरे को बता देना, मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है। चलो आगे। अब देखो NDA में 2005 वाला, जब भी आपको एक्ट पूछे, देखो ये अब रिपोर्ट देख रही है कि मेरे को जो समरी कराई थी वो देख लेती हूँ। हालत ये है, ठीक है, NDA में 2005। बाकी लोग मेरे को क्यों नहीं दिख रहे हैं, किस किस कैमरा ऑन कर रखा है। ये कैमरा ऑन करने के देखो नुकसान कितने हैं, सब कर लो। अरे संदीप भाई बर्थडे दिनों में फोन में घुस के देख रहे एकदम, कोई देख ना ले आपको कि क्लास ले रहा है। ये भी ऐसे काम नहीं चलेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा मेरे को रैंक आ गई आपकी तो फिर आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो क्लास ही नहीं ली थी, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ अभी, देखो मेरी क्लास में आता था ये। ठीक है सर, चलो आगे चलते हैं ना। NDA में 2005, ठीक है। जब भी कोई एक्ट आ जाए ना, जब भी कोई एक्ट आ जाए, अगर आपको कुछ नहीं पता, अगर आपको कुछ नहीं पता कोई एक्ट के बारे में पूछा है, तो देखो कुछ एक चीजें एक्ट में क्या क्या रहती है। अगर मेरे को एक्ट बनाना है जिससे रिलेटेड, तो मैं उसको परिभाषित करूंगा, पहली चीज। तो NDA में 2005 पहला काम क्या करेगा, आपदा को परिभाषित करेगा, ठीक, पहला काम हो गया। अब उसके बाद जैसे ही मैं एक्ट बनाऊंगा तो मेरे दिमाग में होना चाहिए कि मैं एक्ट बना रहा हूं भाई। अगर मैं एक्ट बना रहा हूं तो उस चीज को परिभाषित करती, उसके लिए एक जिम्मेदार संस्था भी मैं बनाऊंगा, ठीक है। कितना ही देख लो, जैसे ट्रांसजेंडर वाला वो एक्ट देख लो, उसमें कमेटी बनती है और उसका अध्यक्ष कौन होता है, मिनिस्टर होता है। दिव्यांग देख लो, दिव्यांग का भी मिनिस्टर वही होता है, सोशल जस्टिस वाला। आपदा वाला देख लो, इसमें भी कोई एक्ट बनेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। अब इंडिया क्या कर रहा है, डिसेंट्रलाइज लेवल पे जा रहा है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन की ओर हम जा रहे हैं। तो हर एक एक्ट में डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस रहेगा ही रहेगा, भले से तुमको कुछ नहीं आता हो, लेकिन लाइन पे लिख के आओ, कहीं ना कहीं तो हिट होगी, क्योंकि कुछ एक तो बेसिक क्राइटेरिया रहेगा ही रहेगा। एक प्रोएक्टिव अप्रोच हर जगह यूज होगी। अब समझ पा रहे हो मेरी बात केतन, ऐसे इधर उधर मत देखो, ठीक है। तो इसमें कुछ एक चीजें हमको फिक्स करके चलनी पड़ेगी। तो एक एक्ट में क्या क्या चीजें रहेंगी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी जिम्मेदारी तय रहेगी, एक डिसेंट्रलाइजेशन उसका होगा राज्य, जिला और स्टेट लेवल पर। तीसरी चीज क्या रहेगी, और क्या बनेगा, क्या बोलते हैं, उसकी परिभाषा रहेगी,
तो 3-4 चीजें तो आप अपने अनुसार मन से बना सकते हो। अब एनडीएम एक्ट की बात करूं, इसी लेवल पे एक्ट बन गया, आपदा को परिभाषित कर दिया। अब आपदा न्यूनीकरण की जिम्मेदारी कहां कहां किस किस को देगा? सेंट्रल लेवल पर एनडीएमए, स्टेट लेवल पर एनडीए, इसके लिए एक फोर्स भी बनेगी, मतलब एक तो निकाय बन गया, उसको भी तो डिवाइड करेगा ना डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, तो एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर अरे यार सॉरी, पानी पी लेता हूँ, काफी देर बोलते हुए। एनडीआरएफ नेशनल लेवल पर, ठीक है। एनडीएमएफ, एनडीएमएफ किस पे? मिटिगेशन के लिए बनेगा एक फंड। एनडीआरएफ एक फंड बनेगा किसके? रिजिलेंट, आपदा प्रबंधन रेस्पॉन्स के लिए। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड बनेगा एक, किसके लिए? जैसे ही आपदा आई, रेस्पॉन्स के लिए फंड चाहिए। एक कौन सा बनना चाहिए? मिटिगेशन के लिए, कि भाई आए ना, ऐसा भी तो काम करना पड़ेगा, उसके लिए भी तो पैसा देना पड़ेगा अपने को। तो उस, हाँ एक चीज और बताना भूल गया कि हर एक एक्ट में फंड भी बनता है क्योंकि उस काम के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो इसको बोलते हैं स्टेक होल्डर अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, फंड, उस चीज की सबसे पहले परिभाषा, तो ये सारी चीजें तो इसमें इंक्लूड रहेगी। ठीक है। अगला कुछ एक संस्थान भी बनेंगे। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल लेवल पर। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और नीचे लेवल पर, सबसे नीचे लेवल पर कौन रहेगी? लोकल रेस्पॉन्स, लोकल जो जिनको बोलते हैं, किसको, उनका कुछ कीवर्ड मैंने यूज किया था कुछ दिन पहले। ग्रामीण आपदा प्रबंधन समितियों का भी गठन होगा इसमें। विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। फर्स्ट रेस्पॉन्डर कौन होंगे? यही तो रहेंगे भाई, और इनकी ही हमको स्किल डेवलपमेंट करनी है, जिसमें भी सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड दिखाओ। वाइब्रेंट विलेज हम लोगों ने बनाया सीमा बॉर्डर एरियाज में। बॉर्डर मैनेजमेंट पढ़ के जाना अच्छे से, मैंने आपको बहुत टॉपिक में काउंट कराया, उसमें सिक्योरिटी में 1-2 टॉपिक और है जो मैं कल करवाऊंगा, कल भी क्लास है, ठीक है। एक मैंने बताया था कि इसमें एक मंच बनेगा, ये इन्होंने मंच बना दिया, राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच, गृह मंत्री उसका अध्यक्ष बन जाएगा, और उसका हेड मिनिस्टर ही होता है उस मंत्रालय का, ठीक है। ये बाकी सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी कि भाई फंड बनेगा, ये सारी चीजें बनेंगी, और इसको बोलते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट था एक तरीके से। प्रोएक्टिव अप्रोच मैं आपको बता चुका था, मिटिगेशन, प्रोएक्टिव होगा तो मिटिगेशन भी करना पड़ेगा, और मिटिगेशन करना पड़ेगा तो प्रोएक्टिव हमको प्रिपेयरनेस करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें सबसे बड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इसमें करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसरो का सहयोग करेंगे। क्लियर है? ये मैं करवा चुका हूं। ये रेस्पॉन्स फंड में पैसा कैसे आता है इतना तो पढ़ लेना यार, ये मैं नहीं करवा रहा। इसके लिए आपदा प्रबंधन प्रभाग बना दिया, गृह मंत्री इसमें डांस करेगा, मतलब दादागिरी करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा? एनडीएमए एक्ट बना दिया, एनडीआईएम संस्था बना दी, एनडीआरएफ फोर्स बना दी। अब ये सारी चीजें छोड़ देना, ये क्या काम कुछ नहीं करती, बस ये इतना पता होना चाहिए, इसके अलावा कोई काम में नहीं आएगा कि हमारे पास क्या क्या है। अगला क्या है? इंडिया की इशू क्या है? एनडीएमए एक्ट की, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत, तो मैं बस उसको स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ मैं। एनडीएमए एक्ट की आलोचना क्या है? टॉप डाउन अप्रोच है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई सेंटर वो करेगा, विलेज कमेटी है ना, उसके पास अधिकारिता नहीं है। अगला है लोकल समुदाय है, एनजीओ हो गई, इनके मतलब इनकी जो अप्रोच थी, उनका काम करने का जो तरीका था, उसको मिक्स ही नहीं किया इन लोगों ने, उनका सहयोग की बातें नहीं की इन लोगों ने। और लेने की बात तो यही है भाई, हमको जो कम्युनिटी रिसोर्स है ना, उसको डेवलप करना पड़ेगा, तभी हमारी आपदा का समाधान कर पाएंगे। आपने दिल्ली वाला केस देखा? जब तक एनडीआरएफ आया था ना, जो एनडीएमए के तहत जो फोर्स है वो आई थी ना, तब तक तो जो लोकल थे ना, जो नाव चला रहे थे, उन लोगों ने काफी लोगों को बचाया था। वो फर्स्ट रेस्पॉन्डर थे, और वो गालियां और दे रहा था दिल्ली सरकार को। देखा है उसका वीडियो? थोड़ा देखना, देखते रहा करो आसपास की चीजें।
अगला कैग के ऑडिट परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहती है कि भाई एनडीएमए में पैसा नहीं देते, आप परियोजना को पूर्ण नहीं करते, एनडीएमए के जो पद है वो रिक्त रखते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद 2009 की नीति आई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2009। इसमें क्या होगा? पॉलिसी में वही होगा जो पहले हुआ था, नया कुछ नहीं होगा, बस उसी को चेप के आ जाना, कुछ भी नया मत करना। वो डायग्राम मैंने बनवाया है, उसको बनाया ना, उसके लिए क्या क्या करना है वो मैं आगे बता दूंगा। सेम वही रहेगा, कुछ भी नया मत करना। अलग से याद करने जाओगे ना तो याद रहेगा ना यूज कर पाओगे। ले दे के डेवलपमेंट करो, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर करो, आकलन निगरानी करो और अचूक संपर्क कम्युनिकेशन को बेटर करो। वही चीज है पुरानी जो हम लोगों ने की है। वो डायग्राम बनाया था ना हम लोगों ने, ये वाला, अरे सॉरी ये वाला, ये आपदा थी, ये आपदा से पहले, ये आपदा के बाद। ले दे के इसी चीज को उसने बताई है। ठीक है, एक्ट हो गया, पॉलिसी हो गई। अगला बात करते हैं योजना की। अब योजना का एक पार्ट में ऑलरेडी आपको बता चुका था, ये वाला सेंडाई, पेरिस, और मैं बता रहा हूं इसके बाहर ना आपका डिजास्टर मैनेजमेंट सिंगल एक अक्षर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इसी को घुमा फिरा के यूज कराना। अगर 4 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 4 से 4.5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। बस प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, एक मैप बनाया ना, एक माइक्रो डायग्राम चेप किया जाना जो कि मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अगर वो आता है आपदा प्रबंधन से रिलेटेड स्ट्रेटजी तो ये वाला डायग्राम। ठीक, अगर आ जाता है कि भाई बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, भूख सूखा आ गया, तो यहाँ पे ये डायग्राम बनाओ ना। अगर उसने उसके सॉल्यूशन पूछे तो इसमें बताना यहाँ पे फ्री के दौरान क्या क्या कर सकते हो, इस 3 चीजें, फिर इसमें क्या कर सकते हो, फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिर पुनर्वास के लिए क्या करना है, फिर यहाँ पे क्या करना, और फिर यहाँ पे रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करना। तो इसके ना ये डायग्राम तो अपने को बनाना ही है। समझ पा रहे हो मेरी चीज सॉल्यूशन की? लेकिन यहाँ पे इनके जो 5 2 3 पॉइंट लिखेंगे ना वो बदल जाएंगे। आगे चलो, जो पॉलिसी थी 2016 वाली, सॉरी प्लान था 2016 वाला, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 वाला, इसने तीनों को एक साथ किया। आपदा मिटिगेशन और आपदा रिडक्शन दोनों पे इसने काम करने की बात कही। और इसने बोला कि हर एक मंत्रालय के लिए, हर एक आपदा के लिए अलग मंत्रालय अपना काम करेगा भाई। ठीक है, आपदा मंत्रालय को अलग बना दिया। उसके अलावा क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाया, रीजनल एटीट्यूड को अपनाया, बॉटम अप अप्रोच को अपनाया। राजस्थान में सूखे की समस्या है तो वहां पे उसको ध्यान दो, दिल्ली में बाढ़ की समस्या उस पर अलग से डील करना है। ठीक है, सबकी स्पष्ट भूमिका बना दी। सबसे बड़ी बात, फिर से इसने प्लानिंग बनाई, 5 साल 10 साल 15 साल। मोदी जी इसके लिए जाने जाते हैं, ये चीज कभी भी मत भूलना। मोदी जी बनाते 3 बार सरकार बनाने का प्लान था उनका, तो 15 साल का प्लान बनाया। पहली बार में उन्होंने 5 साल की बना ली, दूसरी बार की अभी चल रही है 10 साल वाली, और 15 साल की इस बार फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है, अगला गतिविधियों की पहचान करो कि भाई क्या करना है। भाई अभी मैं ये बताने वाला हूँ नेक्स्ट वाले में। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ कि भाई मीडिया को मैनेजमेंट से रिलेटेड, मीडिया को ब्रीफिंग से रिलेटेड। और विश्व का प्रथम इंडिया ना फर्स्ट का वर्ल्ड का ऐसा कंट्री था, मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला के बोला था हमने दुनिया बदल दी है, हमने पूरे विश्व का वो बदल दिया है कि हम पहले ऐसे देश है जो ऐसी पॉलिसी लाए। ठीक है, बाकी कमियां तो क्या है कि फंड का वही एचडीएफएल आईटी प्रॉब्लम है, फंड फंक्शनरीज की प्रॉब्लम है भाई। उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसके पास फंड ही नहीं है, उसके पास सेंट्रल स्टेट का कोऑर्डिनेशन नहीं है। बस हो गया, 4-5 बन गए, खत्म। हर एक आपदा के लिए अलग से प्रोविजन नहीं है, स्पष्ट प्रोविजन का अभाव है। फर्स्ट रेस्पॉन्डर के लिए कुछ नहीं है किया है, बॉटम अप अप्रोच नहीं है। हो गया ना, सब समस्या सबकी यही है। अब भी कोई फेल हो गया। ठीक है, अगला सेंडाई और ह्यूगो मैं नहीं बता रहा क्योंकि आउटडेटेड हो गया। ठीक है, सेंडाई का थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका सेंडाई और ह्यूगो। ठीक है, अरे कुछ लोगों को नींद तो नहीं आ रही। रवि, आंखों में नींद सी नजर आए। रवि गुप्ता, तो चले आगे। काफी मेरे को लग रहा है लंबी क्लास लेने लग गया मैं, और
कितने का पढ़ा दूंगा। अभी मैं 1500 रुपये मेरे घंटे के हिसाब से जोड़ता हूँ, तो मैं 1 घंटे से तो पढ़ा रहा हूँ, तो 1500 तो हो गए, और आधा घंटा और पढ़ाना पड़ेगा। नहीं दोगे पैसे? चलो ठीक है, कोई नहीं, पास तो हो जाए ना। और कोई भी ऑप्शनल में 250 से कम नंबर लाया तो भाई उसकी हत्या मैं करूंगा। सभी मेंस देने वाले सुन लेना, जीएस में तो पास हो जाओगे, और उससे आत्महत्या करवाऊंगा, हत्या नहीं। अगला 15 वर्षीय फ्रेमवर्क हम लोगों ने सेंडाई जो फ्रेमवर्क था ना, एक्चुअली वो क्या था कि 15 वर्ष के प्रोग्राम पे एक्चुअली जैसे मोदी जी फेंकते हैं ना इंडिया में, वैसे वर्ल्ड लेवल पर सेंडाई में फेंका गया। इसने बोला कि 7 वैश्विक लक्ष्य रखेंगे अब। अब मुझे बताओ, कोई भी 7 वैश्विक लक्ष्य क्या रख सकते हैं? कॉमन सेंस से लगाओ, याद नहीं करना है कुछ भी, कॉमन सेंस से लगाओ। हम क्या करेंगे भाई सबसे पहले? अरे हाँ भाई, घर जाना है आप लोगों को। अरे क्या हो गया? सिस्टम में कह रहा था मेरी शकल आ रही है क्या? अरे क्या कर रहा हूँ? देखो ये पेज काम का है, जो इम्पोर्टेंट पेज है ना, ये हमने जितना भी पढ़ा है ना उसका क्रक्स यहाँ पे आने वाला है इस पेज में। मैं इसीलिए आपको चारों तरफ घुमा रहा था पहले, ताकि जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसके दिमाग में भी बैठ जाए, और जिसने पढ़ लिया उसके लिए तो बहुत अच्छा है। तो हमको ये पेज करना है। अब मुझे ये बताओ, कल दिन में मैं इसको डील कर सकता हूँ अगर आप अवेलेबल है तो? आज अभी ले जाओ, एक टाइम आप मेरे को डिसाइड करके बता देना, कल दिन में मैं इसको भी कर दूंगा, इकोनॉमी का एक सेक्शन और ले लूंगा। इवनिंग को शायद मैं क्लास नहीं ले पाऊँ, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इवनिंग को भी ले हम लोग। तो कल से हम लोग इकोनॉमी डिसाइड से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं आंसर राइटिंग के कुछ एक जो इंट्रोडक्शन वाले बेसिक हैं या कंक्लूजन वाले बेसिक है वो मैं करवा दूंगा कल एक क्लास में। लेकिन कोशिश करना है कि वो क्लास है वो ले लो, एक क्लास में और भेजूंगा, उसको कंप्लीट कर लेना। ये डिजास्टर वाला मैनेजमेंट वाला एक पार्ट बचा है, एक तो ये सेंडाई वाला बचा है, एक COP26 वाला, COP26 सैंटियागो नेटवर्क वाला, कुछ एक चीजें बची हैं, और इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे समराइज करेंगे और फिर इन्हीं को यूज करना है। ले देखिए अपने को, ठीक है, कल मिले अब। चलते हैं, कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। मेरा कैमरा मेरे को नजर नहीं आ रहा, मैं दिख रहा हूं कि नहीं आ रहा? दिख रहा। चलो भाई कल मिलते हैं, ठीक है। मेरा कैमरा बंद हो गया शायद, लैपटॉप ने मना कर दिया, ठीक है।